करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से सभी लोग अपनी अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड, मैं आपके लिए डेली ही गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित प्रैक्टिस सेट लेकर आती हूँ, जो कि होते हैं जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेट। तो इन सारे प्रैक्टिस सेट को जो हम टारगेट करेंगे एग्जाम, वो होंगे हमारे यूपीएसआई, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, एनटीपीसी, सीबीटी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ। यूपी का चाहे कोई भी एग्जाम हो, यूपी पुलिस हो, कांस्टेबल हो, जीडी हो, चाहे यूपीएसआई के क्लास हो, यानी एग्जाम हो, तो बहुत सारे एग्जाम को टारगेट करते हुए हमारे प्रैक्टिस सेट रहते हैं और बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम आपके लिए एनसीईआरटी के प्रश्नों का संकलन यहाँ पर लेकर आते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है हमारी स्क्रीन पर और देखिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली नृत्य शैली, आपको इन नृत्य शैली में से बताना है अरुणाचल प्रदेश में जो आदि जनजाति है उसके द्वारा कौन सी नृत्य शैली यानी कौन सा नृत्य किया जाता है। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर, तापू हो गया, कर्मा है, सांग फाओ या फिर काक्सर। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तापू। ठीक है, तापू जो शैली है वह आदि जनजाति के द्वारा की जाती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश की नृत्य शैली है। आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर देखिए पूछा है ख्याल के प्रतिपादक के रूप में पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत घराने से संबंध रखते थे, बताइए। ऑप्शंस हमारे यहाँ पर देखेंगे, आगरा से किराना घराना, ग्वालियर घराना या फिर लखनऊ घराना। तो ये जो पंडित भीमसेन जोशी हैं वह जो ख्याल के प्रतिपादक माने जाते हैं, तो इनका जो संबंध है वह है किराना घराना से। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 3 आ चुका है। देखिए इसमें पूछा है रंगवाली, कसूती, रंगवाली और कसूती ये जो 2 लोक नृत्य हैं भारत के, वह किस राज्य की लोक चित्रकला है। लोक नृत्य नहीं, लोक चित्रकला है। जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या बनाते हैं, हमारे यहाँ पर अगर कोई फंक्शन होता है या फिर कोई त्यौहार होता है तो हम लोग अपने घरों में क्या बनाते हैं, रंगोलियाँ बनाते हैं कि नहीं बनाते। तो उसी तरीके से ये जो रंगवाली भी होती है, कसूती होती है, यह किस राज्य की लोक चित्रकला है, बताइए। ऑप्शन देखेंगे एक बार यहाँ पर, कर्नाटक है, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश। तो ये कहाँ की यह हो जाएगी चित्रकला, लोक चित्रकला, तो यह हो जाएगी कर्नाटक की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अनुच्छेद की 76, ये की 76 नहीं है, ठीक है, की 76 थोड़ी होता है, अनुच्छेद की 76 क्या हुआ, अनुच्छेद 75। ठीक है, अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होती है, बताइए। जो मंत्रिपरिषद होती है वह सामूहिक रूप से किसके लिए जवाब दे, यानी किसके समक्ष उत्तरदायी होती है, बताना आपको। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत की सांसद है, लोकसभा या फिर महाधिवक्ता। तो किसके प्रति होगी ये उत्तरदायी, ये हो जाएगी लोकसभा के प्रति, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उम्मीद है आपको फ्रेंड क्लास पसंद आ रही होगी और क्लास में से इनकी आपको जो क्वेश्चन है इस क्लास में वह भी आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हमने इन क्लास मतलब काफ़ी एनालिसिस करने के बाद इन क्वेश्चन से हम क्लास को रेडी करते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी क्लास तो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो साथ ही साथ एक लाइक भी करते चलिए, क्योंकि फिर आप लोग बाद में क्लास को लाइक नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे यहाँ पर, अनुच्छेद 75 के अनुसार इनमें से किसकी नियुक्ति की जाती है, बताइए। अनुच्छेद 75 के अनुसार यहाँ पर किसकी नियुक्ति की जाती है। बैक हो गया, लेकिन हम अभी यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे थे अपना 5, तो आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे स्क्रीन पर। और देखिए यहाँ पर क्या पूछा था, हाँ किसकी नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 75 के अनुसार, बताइए। ऑप्शन देखेंगे बार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, मंत्रियों की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति या फिर राज्यपाल की नियुक्ति। तो किसकी नियुक्ति होती है, यह होती है मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 75 के अनुसार किसकी नियुक्ति होती है, मंत्रियों की नियुक्ति, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को हमने इसमें पूरा नहीं कराया है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पर इसमें पूछा है, चीनी यात्री
फायान निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट के शासनकाल में भारत आया था? बताइए। जो चीन से एक भारत यात्रा पर आया था एक यात्री फायान जिसका नाम था, दो आए थे, एक था फायान और दूसरा कौन था? उसका भी आपको बताना है, जिसका नाम था हेनसोंग। ठीक है, तो अगर आपको पता है उसका भी बताइए, लेकिन आपको अभी देखना है कि इसमें क्या पूछा है। इसमें पूछा है चीनी यात्री फायान किस गुप्त सम्राट के शासनकाल में भारत आया था। देखिए पहले तो कि क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, इसमें बता दिया कि वह एक गुप्त सम्राट था जिसके शासनकाल में आया था। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा हो गया वह गुप्त सम्राट। श्रीगुप्त थे, समुद्रगुप्त थे, स्कंदगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यह जो फायान आया था यह आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। यहाँ पर आ चुका है हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पर। इसमें पूछा है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर झारखंड के पर्वत शिखर में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? यानी झारखंड के जो पर्वत शिखर है उनमें सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर आपको वो इसमें आंसर करना होगा। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर, कांगटो हो गया, गिरनार है, अनामुड़ी है या फिर पारसनाथ है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पारसनाथ। ठीक है, पारसनाथ जो पर्वत शिखर चोटी है वह झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत शिखर चोटी यहाँ पर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखेंगे इसमें क्या पूछा है। 2017 से भारत में वित्त मंत्री किस तारीख से देश के लिए केंद्रीय बजट पेश कर रहे या फिर रही हैं? कल नहीं होगा, कर होगा। ठीक है, कर रहे हैं या फिर कर रही हैं। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर, 1 जनवरी से, 1 फरवरी से, 1 अप्रैल या फिर 1 जुलाई से। तो कब से कर रहे हैं? ये कर रहे हैं 1 फरवरी से। 2017 से जो वित्त मंत्री हैं पुराने वह यहाँ पर तब से जो बजट है वो पेश कर रहे हैं। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पर पूछा है एक छोटी अवधि के दौरान किसी पिंड पर लगने वाले बल को इनमें से किस रूप में जाना जाता है? बताइए किस रूप में जानते हैं? पृष्ठ तनाव, दाब, आवेश या फिर ऊर्जा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आवेश। ठीक है, कोई छोटी अवधि यानी छोटे से समय के दौरान यदि किसी पिंड पर बल लगे तो उसे इस रूप में जानते हैं। क्या बोलते हैं? उसे आवेश के रूप में हम जानते हैं। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा है यहाँ पर किस अनुच्छेद के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है? एक अनुच्छेद दिया हुआ है और जिसमें यह बताया है कि जो संसद है वह विधि के द्वारा, बिना विधि के नहीं, विधि के द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों की सीमा, नाम और उसके क्षेत्रों में भी परिवर्तन, यानी उस किसी भी राज्य की सीमा को कम भी कर सकती है और बढ़ा भी सकती है, उसके क्षेत्र को भी कम घटा या बढ़ा सकती है, उसका नाम भी बदल सकती है, चेंज कर सकती है। तो इतने सारे जो परिवर्तन हो सकते हैं तो यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर एक बार, अनुच्छेद 3 में बताया है, अनुच्छेद 5 में, अनुच्छेद 7 या फिर अनुच्छेद 9 में। तो यह बताया है अनुच्छेद 3 में। ठीक है, किस में बताया है? अनुच्छेद 3 में ये बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ पर पूछा है किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या खतरनाक रोजगार में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा? बताइए ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत बताया है कि 14 जो वर्ष से कम आयु वाले बच्चे हैं वह ना ही किसी कारखाने में कार्य करेंगे, ना किसी खदान में, और ना ही ऐसा कोई खतरनाक रोजगार करेंगे जिससे उनके लिए कोई हानि हो या उन्हें कोई नुकसान हो। तो ऐसे करने के लिए उन्हें काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। ये किस अनुच्छेद में बताया है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर 17 हो गया, अनुच्छेद 18 है, अनुच्छेद 24 या फिर अनुच्छेद 32। तो यह किस में बताया गया है? तो ये बताया है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। क्लियर हुआ? फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें पूछा है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बताइए कितना प्रतिशत है? 1.8% भाग,
2.4% भाग 5.2% या फिर 6.2%। बात हो रही है विश्व में, ठीक है, पूरे विश्व में, जो पूरे विश्व का हिस्सा है उसमें से जो हमारा भारत का जो नक्शा है वह कितना एरिया में आता है, या हमारा भारत देश की जो भूमि है वह टोटल कितने क्षेत्रफल पर फैली हुई है। तो यह मात्र 2.4, ठीक है, यानी 2.4% भाग पर ही हमारा भारत देश में स्थित है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? बताइए, जो टोटल जनसंख्या है विश्व की, उसके बाद उस जनसंख्या की कितने प्रतिशत जनसंख्या हमारे भारत में निवास करती है? 12.8%, 17.5% हिस्सा, 18.8% हिस्सा या फिर 21.43 हिस्सा। तो कितने प्रतिशत जनसंख्या की आबादी हमारे भारत के अंदर निवास करती है? तो इस मामले में तो हमारा भारत काफ़ी तरक्की कर गया और यह 17.5% हिस्सा जो आबादी का है वह टोटल भारत के अंदर ही समाया हुआ है जनसंख्या का। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछा है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का उपयोग भारत के लिए किस भाषा में किया है? ऑप्शन देखेंगे एक बार यहाँ पर, मंदारिन में, रोमन में, ग्रीक में या फिर तुर्की में। तो किस में किया है? जो इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ सबसे पहले भारत में वह ग्रीक सब भाषा में किया गया है। समझ में आ गया? आगे आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ पर। भारत के किस स्थान को, ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर, सियाचिन को, काराकोरम को, अरावली या फिर उत्तरांचल को। ऐसा कौन सा स्थान है जिसे सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं? तो यह जानते हैं सियाचिन, ठीक है, जिसे सियाचिन ग्लेशियर के नाम से पूरा इसका नाम है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें पूछा है मोटर कार की साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर अभिसारी दर्पण का। तो किसका यूज होता है? यह होता है उत्तल दर्पण का। जो मोटर कार है उसकी जो साइड मिरर होती है जिसमें हम पीछे का देख सकें, तो उसमें जो यूज होता है वो होता है उत्तल दर्पण का। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मंदिर की भूमि का पूजन समारोह कब आयोजित किया गया था? किस मंदिर की? ये तो उसमें डालना ही भूल गए, राम मंदिर की बात हो रही है, ठीक है। जो अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया है जिसका जो पूजन समारोह है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही हुआ था। तो यह कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन देखिए यहाँ पर 10 जनवरी 2018 को, 5 अगस्त 2020 को, 14 फरवरी 2021 या फिर 25 मई 2023 को। कब किया गया था इसका आयोजन? तो यह हुआ था 5 अगस्त 2020 को। समझ में आ रही चीज़ें अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 इसमें बताया है, पूछा यानी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की देखरेख में बने इस मंदिर का उद्घाटन कब किया गया है? जब यह मंदिर बनकर रेडी हो गया तो इसका उद्घाटन कब किया गया? ऑप्शन देखिए यहाँ पर 15 मार्च 2024, 22 जनवरी 2024, 26 मई 2024 या फिर 28 फरवरी 2024। तो उसका जो उद्घाटन है वह 22 जनवरी 2024 को किया गया है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इसमें देखिए पूछा है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को विभिन्न मंदिरों के निर्माण के लिए कितनी एकड़ भूमि दी गई है? जहाँ पर जो विभिन्न तरीके के मंदिर बन रहे हैं उनके निर्माण के लिए कितनी एकड़ भूमि यहाँ पर दी गई है इस मंदिर के लिए? तो ऑप्शंस हमारे 50 एकड़ भूमि, 70 एकड़ भूमि, 90 एकड़ भूमि या फिर 100 एकड़ भूमि। तो कितनी भूमि दी गई है? यह दी गई है 70 एकड़ भूमि, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अब तक हमने यहाँ पर 20 प्रश्न को हल कर लिया है और इस प्रैक्टिस सेट में टोटल प्रश्न है वो पूरे 30 प्रश्न, यानी 10 प्रश्न अभी भी बाकी हैं और उनको भी हम फटाफट से एक बार इनका रिवीजन यहाँ पर कर लेंगे।
देखिए क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर, विश्व एवं भारत दोनों में सर्वाधिक क्षेत्रफल एवं उत्पादन में किसकी कृषि की जाती है। विश्व में भी और भारत में भी, दोनों में सबसे ज़्यादा लेवल पर एवं सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल पर भी लेवल नहीं, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में और उत्पादन में जो सबसे ज़्यादा कृषि होती है वह किस चीज़ की होती है। गेहूं की होती है, धान की होती है, बाजरा की या फिर कपास की। तो अगर पूरे विश्व की बात करें, भारत तो भारत यानी पूरे अगर विश्व की भी बात करें तो सबसे ज़्यादा जो खेती होती है क्षेत्रफल पर वह होती है धान की खेती। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं एवं युवा जनसंख्या वाला देश कौन सा है। जो विश्व में जिस देश के अंदर सबसे ज़्यादा मतदाता हैं और जो जनसंख्या है वहाँ पर युवा जनसंख्या, ऐसा देश कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन देखिए एक बार, जापान है, रूस है, जर्मनी या फिर भारत। ठीक है, तो किस देश के अंदर सबसे ज़्यादा युवा अवस्था वाले देखने को मिलते हैं जनसंख्या, ये होती है रूस के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सॉरी 2 नहीं, भारत। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा भारत। फिर देखिए आगे आपने अपना क्वेश्चन नंबर 23, इसमें पूछा यहाँ पर, बाघों और हाथियों की संख्या में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। बताइए, बाघ और हाथियों की संख्या जिस देश में प्रथम स्थान पर हो ऐसा कौन सा देश है। ऑप्शन है यहाँ पर, बांग्लादेश है, म्यांमार है, भारत या फिर चीन। तो किस देश में बाघ और हाथियों की संख्या सबसे अधिक है और इस मामले में यह देश पहले नंबर पर है, तो यह आता है हमारा प्रिय देश भारत। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, इसमें पूछा है, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण कौन सी गैस कहलाती है। जब हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो गैस है जो आपस में मिक्स होती है, उसका मिश्रण बनता है, तब कौन सी गैस कहलाती है। ऑप्शन हमारे, भाप अंगार गैस, हीलियम गैस, गोबर गैस या फिर मिथाइल गैस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाप अंगार गैस, यानी ऑप्शन नंबर 1। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। टोटल दांत कितने होते हैं, 28 से 32 तक। लेकिन अगर बात करें कि कितने दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं, तो ऑप्शन हमारे देखिए यहाँ पर 20 दांत, 32 दांत, 24 दांत या फिर 32 दांत। 32 वाला ऑप्शन डबल ऐड हो गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 20 दांत। 20 दांत मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 26, इसमें पूछा है यहाँ पर, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव क्या कहलाता है। केपलर प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, सामान्य प्रभाव या फिर विद्युत प्रभाव। तो क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पूछा है, पहला बैंक जिसकी शाखा को IOS 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, किस बैंक को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन हमारे, ICICI बैंक, केनरा बैंक, HDFC बैंक या फिर RBI बैंक। ऑप्शन इसका हो जाएगा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 केनरा बैंक। क्लियर। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, इसमें पूछा यहाँ पर, भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। ऑप्शन हमारे, माउंटबेटन योजना, मैकाले योजना, कैनिंग योजना या फिर विलियम बेंटिक योजना। तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन हुआ था वह माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। और जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है वह क्या कहलाती है, वह रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, इसमें पूछा है, 2 अश्वमेध यज्ञ तथा एक राज सूर्य यज्ञ किसके द्वारा किया गया था। 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे एक महान पुरुष ने, और एक राज सूर्य यज्ञ भी उसने किया था। तो यह किसने किया था। ऑप्शन हमारे, वासुदेव के द्वारा, सुशर्मा कर्ण के द्वारा, गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा या फिर राजा सुमुख के द्वारा। तो यह किसने किया था, यह जो यज्ञ किए थे 3 यज्ञ, 2 अश्वमेध और एक राजसूय यज्ञ, तो यह किए थे गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा। फिर आता है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर है, इसमें किस देश के 150 शांति रक्षकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है।
ऑप्शन देखिए, एक बार भारत हो गया, जापान, अफ़गानिस्तान या फिर म्यांमार। तो देखिए मैंने आपको इस क्लास में जो टोटल प्रश्न हैं वह 30 हैं, जिसमें से मैंने आपको 29 प्रश्न आपको अब तक सॉल्व करवा दी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या हो जाएगा इसका सही जवाब एकदम से। और बाकी उम्मीद आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते जाइए, अपने फ्रेंड के साथ भी हमारी वीडियो को शेयर करें। और ऐसी और ढेर सारे प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं डेली ही अपने चैनल पर इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट लेकर आती हूँ जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। साथ ही साथ हम कुछ क्लास मैंने हिंदी की भी करवाई हुई है, जिनमें बहुत ही अच्छे से मैंने चीज़ों को समझाया। आप उन सारी क्लासेस को भी देखिए। इंडियन जियोग्राफी की भी क्लासेस आपको मिलेंगी, पॉलिटी की क्लास भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर हिस्ट्री की भी काफ़ी सारी क्लासेस यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म होगा आपके लिए। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। बाकी मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।